नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम कंप्रिहेंसिवली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखेंगे कि कैसे क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होती है और ग्लोबल इकोनॉमीज में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले एफडीआई के फंडामेंटल्स, जैसे एफडीआई की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं और मेथड्स क्या क्या होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, की डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं जो कि एफडीआई के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम देखने वाले हैं एफडीआई इन इंडिया, यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को देखेंगे, रूट्स को देखेंगे, सेक्टर्स को देखेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे और अंततः हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे एफडीआई वर्सेस एफपीआई, बेनिफिट्स और क्रिटिसिजम्स। तो यहाँ पे होलिस्टिकली हम इस टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल बने हैं, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, गुजराफी, साइंस, एनवायरमेंट, इंक्लूसिव के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होती क्या है। देखिए, एफडीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल ऑफ वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मान लीजिए ये दो देश हैं, यहाँ पे ये एक कंपनी है ए, ये कंपनी है बी। इस देश की ए कंपनी ने अपना पैसा इस देश की बी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो अब देखो, इस देश की कंपनी के लिए ये जो देश है या ये जो कंपनी है, ये क्या है, फॉरेन है, फॉरेन है। अब ये जो कंपनी है ये डायरेक्टली इस कंपनी में क्या कर दे रही है, इन्वेस्ट कर दे रही है। ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी, या तो कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है या कोई इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल ऑफ वन कंट्री, एक देश के इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रही है। कहाँ पे, बिजनेस इंटरेस्ट, ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट जो किसी दूसरे देश में लोकेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, एफडीआई, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये होती कैसे है, तो यहाँ पे देखो तीन मुख्य चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात आई कि आपने क्या किया, सिग्निफिकेंट स्टेक्स खरीद लिए फॉरेन कंपनी में। एक दूसरे देश की कंपनी है, उसमें सिग्निफिकेंट स्टेक्स को आपने खरीद लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शेयर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्टेक्स की, क्योंकि आप कंपनी के कुछ हिस्से को खरीद रहे हो। फिर आता है कि आपने अपने किसी कंपनी की सब्सिडरी या ब्रांच किसी और देश में इस्टेब्लिश कर दी। फिर आता है कि आपने एक जॉइंट वेंचर बनाया होस्ट कंट्री में, यानी कि दो देशों में दो कंपनीज हैं, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया होस्ट कंट्रीज़ में। इस प्रकार से आप एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी या इंडिविजुअल कर सकता है। अब ये एफपीआई की तरह नहीं है। देखो एफपीआई में क्या होता है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें आप कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो। हालांकि इसको हम आगे देखेंगे कि एफडीआई और एफपीआई में फ़र्क क्या है। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे आप सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हो। तो एफपीआई में क्या हो रहा है कि शेयर्स, अगर कंपनी अच्छा काम करेगी, शेयर्स कंपनी के ऊपर जाएंगे, आपको पैसा बनेगा, आप पैसा कमाओगे। कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, शेयर्स नीचे जाएंगे, पैसा डूब जाएगा। लेकिन कंपनी का जो अंदर का काम है, अंदरूनी जो बातचीत हो रही है कंपनी में, उसमें तुम्हारा कोई भी हिस्से नहीं है। तो ये है एफपीआई। लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं है। एफडीआई में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट और ऑपरेशन में वो दूसरी कंपनी या इंडिविजुअल जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वॉल्व होता है। एफपीआई में ऐसा नहीं होता। एफपीआई में मैनेजमेंट और ऑपरेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन एफडीआई में आप कंपनी की मैनेजमेंट और ऑपरेशन दोनों में इन्वॉल्व होते हो, रैदर देन जस्ट ट्रेडिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटी। क्योंकि जो ट्रेडिंग शेयर, जो सिक्योरिटी है, ये कहाँ पे है, एफपीआई में है। टाइप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल एफपीआई। हॉरिजॉन्टल एफपीआई का मतलब क्या है कि अ कंपनी एस्टैब्लिशेस द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री। जैसे वो अपने देश में कंपनी काम कर रही है, उसी प्रकार के सेम दूसरे देश में उन्होंने बिजनेस ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल मैकडोनाल्ड। अब मैकडोनाल्ड अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, भारत में भी है। तो अमेरिका में भी ये खाने पीने की चीज़ें बेच रही है, फ्रांस में भी बेच रही है, इंडिया में भी बेच रही है। सेम काम है, सेम बिजनेस ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ये खाने पीने का सामान बेच रही है और इंडिया में आके ये कंस्ट्रक्शन वर्क में शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। जो ऑपरेशन इसके अमेरिका में है, फ्रांस में है, वही ऑपरेशन भारत में है, सेम ऑपरेशन है। तो ये है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, कि आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन, वो सेम है। दूसरा आता है आपके पास वर्टिकल एफडीआई।
वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, अ कंपनी एक्वायर्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस इन अनदर कंट्री, ऑफन वन दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स। एक कंपनी दूसरे देश की ऐसी कंपनी को खरीद रही है या उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है जो उसे रॉ मटेरियल्स या जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। आसान भाषा में जैसे एक BMW कंपनी है, ये क्या करती है, ये कार बनाती है। तो इसने मान लो कि किसी दूसरे देश में ऐसी कंपनी को खरीद लिया या ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जो स्पेशलाइज्ड कार पार्ट्स बना रही है, और वो किसी दूसरे देश में ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है जो कार के पार्ट्स बना रहा है। तो जो ऐसी एफडीआई है वो क्या होगी, वर्टिकल एफडीआई। यहाँ पे ऑपरेशन सेम नहीं है दोनों कंपनीज के, हॉरिजॉन्टल में ऑपरेशन सेम थे, वर्टिकल में ऑपरेशन सेम नहीं है। फिर आता है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। अब कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है। कॉन्ग्लोमेरेट एक ऐसा बड़ा बिजनेस ग्रुप या कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज आती हैं। मतलब एक ही ग्रुप के पास अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। जैसे कोई कंपनी कपड़ा बना रही है, कोई गाड़ियाँ बेच रही है, कोई होटल भी चला रही है, कोई इंश्योरेंस भी कर रही है, लेकिन ये सारे एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ रहे हैं। इसका जो क्लासिक एग्जांपल है भारत में वो है टाटा ग्रुप। इसमें टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, TCS, आपके पास ताज होटल्स भी हैं, टाटा की टी भी आती है, टाटा की कॉफ़ी भी आती है। तो ये सारी की सारी टाटा के अंडर आ रही हैं। तो जो टाटा ग्रुप है वो क्या हुआ, कॉन्ग्लोमेरेट। यानी एक ही कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर कई छोटे छोटे बिजनेस या कंपनियां होती हैं और ये सब मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। इसका अगर आपने ग्लोबल अगर एग्जांपल देखना हो तो वो आता है मेटा। मेटा भी एक कॉन्ग्लोमेरेट है। मेटा के अंदर फेसबुक आ रही है, मेटा के अंदर इंस्टाग्राम भी आ रहा है, उन्होंने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। तो इस समय मेटा भी क्या है, सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ग्लोमेरेट है। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई क्या होती है। तो देखो, अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ फॉरेन बिजनेस दैट इज़ अनरिलेटेड टू इट्स कोर ऑपरेशंस। मतलब कि आप एक दूसरे देश में किसी ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका आपके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। फॉर एग्जांपल BMW गाड़ियाँ बना रही है, दूसरे देश में ये एक जूस बनाने की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दे रही है। तो जूस बनाने का और गाड़ियाँ बनाने का क्या कोई लेना देना है, कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। दोनों के जो कोर ऑपरेशंस हैं वो अनरिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी BMW, मतलब एग्जांपल के तौर पे कि BMW जूस बनाने वाली कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो जो इस प्रकार की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। तो ये टाइप्स होती हैं। अ टेक्नोलॉजी फर्म लाइक एप्पल इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन फैशन ब्रांड, ये एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो टेक्नोलॉजी फर्म है, एप्पल है, क्या करता है, टेक पे काम करता है, आईफोन्स हैं, मैकबुक है, ये सब बना रहा है। किसी दूसरे देश में ये एक फैशन ब्रांड के जो कंपनी है उस पर पैसा इन्वेस्ट कर दे रहा है। अब फैशन का और टेक का कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। दोनों की जो कोर ऑपरेशंस हैं वो एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं। तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट क्या हुई, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। अब हम बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स की जो एफडीआई के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल। कंट्रीज जहाँ पे बड़ी और ग्रोइंग मार्केट होती है वो ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करती है। जैसे कि भारत है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हम कहते हैं ना कि अरे यार इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें अगर आप उसको इस रूप में देखते हो कि ये गलत है, तो हर चीज़ में गलत नहीं है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारी ज़्यादा ग्रोथ होना एक पॉजिटिव चीज़ भी है हमारे लिए। क्यों है पॉजिटिव चीज़, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतनी बड़ी मार्केट है। तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये कारण है कि भारत के साथ दुनिया के बहुत से देश बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसे देश जहाँ पे काफ़ी बड़ी और ग्रोइंग मार्केट होती है वो एफडीआई को अट्रैक्ट करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं जहाँ पे नए कंज्यूमर बेस हों और अपने जो ऑपरेशंस हैं उन्हें एक्सपेंड किया जा सके। तो मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा है और ग्रोथ पोटेंशियल भी है। दूसरा आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब ऐसे कुछ देश जहाँ पे पॉलिटिकली वो अनस्टेबल हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल है, वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कब कोई सरकार में आ जाए, सरकार गिर जाए, क्या हो जाए, इकोनॉमी क्रैश हो जाए, कंपनीज ग्रो कर पाए नहीं कर पाएँ, अस्त व्यस्तता फैल जाए तो पैसा उनका डूब जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
फैक्टर है जो कि एफडीआई के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इन्वेस्टर जो हैं वो ऐसी कंट्रीज़ को ढूंढते हैं जहाँ पे स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ताकि पॉलिसी चेंजेस, एक्सप्रोप्रिएशन और सोशल अनरेस्ट, इनके जो रिस्क हैं उसे रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती हैं तो पैसा डूब जाएगा। तीसरा आता है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक क्लियर और इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आते हैं टैक्स इंसेंटिव, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। अगर ये सब चीज़ें किसी देश में हैं तो ये इनकरेज करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। चौथा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। हाई क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करती है और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एफडीआई के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। कंट्रीज़ जहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स होती है और अफोर्डेबल लेबर कॉस्ट है, अब अगर लेबर ही मान लो बहुत महंगी होगी तब तो फिर मार्जिन कम होगा ना। अगर लेबर को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो जो कमाई का मार्जिन है वो कम है। अगर जो लेबर है वो स्किल्ड है और अफोर्डेबल है, कम पैसों में काम कर रही है, तो वहाँ पे कंपनी जो है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा मार्जिन होगा। तो वहाँ पे कंपनीज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज ऑपरेशंस को सेटअप करना चाहती हैं। अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल चाइना आता है। चाइना में दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स बना के रखे हैं। क्या आपने सोचा है कि चाइना में ऐसा है क्या? चाइना में स्किल्ड वर्कफोर्स है और वो अफोर्डेबल है। वहाँ पे जो लेबरर है वो स्किल्ड भी है और वो कम पैसों में काम कर रहा है, तो जो कंपनी है उसके पास मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है, तो उसके पास कमाई ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसकी जो लेबर है वो स्किल्ड भी है और कम पैसों में काम कर रही है। तो कॉस्ट ऑफ लेबर और रिसोर्सेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही कारण है कि हमारे भारत में भी स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई। दूसरा आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, परमिट्स को एक्वायर करने के लिए, प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट करने के लिए, यानी एक देश का जो प्रॉफिट है उसे दूसरे देश में अच्छे से आराम से लाया जा सके। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो जिस देश में ये हो रही हैं वो इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यही एक कारण है कि दुबई जैसे जो जगहें हैं, मतलब यूएई जैसे जो देश हैं, वहाँ पे भी कई इन्वेस्टर उसको अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबल एक्सचेंज रेट्स होने चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई होगी तो जनता के पास पैसा ही नहीं है। तो अगर महंगाई है तो जनता जो है वो चीज़ों को खरीदेगी ही नहीं, क्योंकि भैया बहुत महंगी है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होनी चाहिए और जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, इन अ सेंस कि इन्वेस्टमेंट के रिस्क जो हैं वो रिड्यूस हो सकें और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट को इनकरेज किया जा सके। फिर आपके पास आता है जोग्राफिक लोकेशन। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो भी रीजनल मार्केट की जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करती है, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांटेज हो सकती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एफडीआई के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो होस्ट कंट्री है, यानी जिस देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है। कैसे? देश में कैपिटल आ रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी ये इन्हेंस कर रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे नए ट्रांसपोर्ट और एनर्जी फैसिलिटीज़ बनती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्हांस करती हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ट्रांसफ़र को भी फैसिलिटेट करता है और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। फिर आता है जॉब क्रिएशन एंड टैक्स रेवेन्यू। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है। कॉरपोरेट टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं होस्ट कंट्रीज़ के, उसको भी ये बूस्ट करता है। ये सिग्निफिकेंस आती है। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में एफडीआई का क्या स्वरूप है। लार्जेस्ट रिसिप्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भारत में बहुत ज़्यादा एफडीआई आता है। इमर्जिंग इकोनॉमी है और यहाँ पे सेवरल एडवांटेजेस हैं हमारे भारत को। सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट जो है वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुँच चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, क्या करें। अगर इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, दोनों को देखना चाहिए। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतनी बड़ी मार्केट है। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स एट कम्पिटिटिव कॉस्ट। भारत में भी अब स्किल्ड वर्कफोर्स मिल रही है कम्पिटिटिव कॉस्ट पे। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हमारे भारत की जो सरकार है वो फेवरेबल पॉलिसीज़ लेकर आ रही है। भारत में अगर एफडीआई की हम डेफिनेशन देखें तो एन इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड एफडीआई इफ़ इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग एट लीस्ट
10% और मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक कंपनी में 10% से ज़्यादा हिस्सा आपके पास है तो उसको एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। प्राइमरी लेजिस्लेशन की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया फेमा, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये एक लेजिस्लेशन है जो एफडीआई के लिए आया था, इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी, ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये एफडीआई पॉलिसी के ऊपर काम करती है। फिर आता है क्यूमुलेटिव एफडीआई इनफ्लो, 2014 से 24 तक के बीच में इंडिया में 667.4 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आई है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बिलियन में बात हो रही है, बिलियन में, मिलियन में नहीं, बिलियन में। 667.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में पिछले 10 सालों में 2014 से 24 के बीच में आया है। अब एफडीआई के रूट्स क्या हैं भारत के लिए? सबसे पहले ऑटोमेटिक रूट होता है। एफडीआई जो है वो कुछ ऐसे रूट से आ रही है जहाँ पे कोई प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं चाहिए। आप सीधा आओ, जो कंपनी पसंद है उस कंपनी को चूज़ करो, पैसा इन्वेस्ट कर दो, ना गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए ना आरबीआई का। ये ऑटोमेटिक रूट है। भारत में ऐसे बहुत सी कंपनीज या काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनमें ये परमिट किया गया है। सेक्टोरल कंडीशंस यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे आरबीआई को जो इन्वेस्टमेंट के 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को नोटिफाई करना पड़ता है। अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद आरबीआई को नोटिफाई करना पड़ता है कि इस कंपनी में हमने, ये फॉरेन कंपनी है जिसने, या ये फॉरेन इंडिविजुअल है जिसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये ऑटोमेटिक है। फिर आपके पास गवर्नमेंट रूट आता है। तो यहाँ पे ऐसे भी कई सेक्टर हैं जहाँ पे एफडीआई के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने पड़ती है। ऑटोमेटिक में कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे अप्रूवल परमिशन लेने पड़ रही है। तो यहाँ पे जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वहाँ पर एप्लीकेशन देने पड़ती है। अब ये मुख्यतः उन कंपनीज में होती हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है या बाकी कुछ कंसिडरेशंस हैं। लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के कंपैरिजन में। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि अब ओबियसली सरकारी काम है, अप्रूवल मिलना है, परमिशन वगैरह मिलनी है, तो सरकारी काम तो वैसे भी आपको पता ही है कि कैसे होते हैं। तो ये है। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर वाइज इंडिया में क्या क्या एफडीआई की लिमिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स। ये मार्केट प्लेस मॉडल है। यहाँ पे 100% एफडीआई की लिमिट है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आपके पास सिविल एविएशन आता है, यहाँ पे भी 100% एफडीआई लिमिट है, ऑटोमेटिक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% एफडीआई लिमिट, ऑटोमेटिक। प्रिंट मीडिया 26% एफडीआई लिमिट है और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक है, लेकिन यहाँ एफडीआई लिमिट 26% है क्योंकि मीडिया की बात हो रही है। सरकारों को मीडिया को कंट्रोल करना भी पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे और पूरे तरीके से अगर फ़ॉरेन के लोग उसको कंट्रोल करने लग पड़े तो हो सकता है सरकार के खिलाफ यहाँ पे नैरेटिव भी सेट किए जा सकें। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, यहाँ पे 49% है, लेकिन अप टू 74% तक की एफडीआई लिमिट है और यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स 100% एफडीआई लिमिट है, ऑटोमेटिक है। फार्मास्यूटिकल्स ब्राउन फील्ड 74% एफडीआई लिमिट है और ऑटोमेटिक है। अब इनमें क्या फ़र्क होता है फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड? देखिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जब कोई नई फार्मा कंपनी शुरुआत से, मतलब खाली ज़मीन पर अपनी फैक्ट्री, दफ्तर या रिसर्च सेंटर बनाती है तो उसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। मतलब सब कुछ, नई बिल्डिंग, नई मशीनें, नया स्टाफ, शुरू से शून्य से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फार्मा कंपनी नई ज़मीन खरीद कर वहाँ दवाइयाँ बनाने की नई फैक्ट्री बनाए तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। और फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट आता है, जब कोई कंपनी पहले से बनी हुई फैक्ट्री या पुरानी कंपनी को खरीद कर या अपग्रेड करके अपना काम शुरू करती है तो उसे ब्राउन फील्ड कहते हैं। मतलब जो सबसे नई है तो ग्रीन है, और अगर कोई पुरानी कोई ठीक ठाक ठोक ठार के ठीक किया जा रहा है तो वो ब्राउन फील्ड है। यहाँ पर ज़मीन, बिल्डिंग और मशीनें पहले से होती हैं, कंपनी बस उन्हें सुधार कर, मॉडिफाई करके काम शुरू कर देती है।
अगर कोई फार्मा कंपनी किसी पुरानी दवा फैक्ट्री को खरीद ले और वहाँ अपने प्रोडक्ट बनाने लगे तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ग्रीन फील्ड है, एफडीआई लिमिट 100% है। रूट ऑटोमेटिक। फार्मास्यूटिकल्स ब्राउन फील्ड है, एफडीआई लिमिट 74% ऑटोमेटिक। अब डिफेंस की बात आती है, यहाँ पे 74% है लेकिन अप टू 100% भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है क्योंकि जहाँ डिफेंस की बात है वहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स में एफडीआई अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लिस्ट नहीं किया गया है, वहाँ पे डिफरेंट लिमिट्स और कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई बिल्कुल प्रोहिबिटेड है? सबसे पहले गैम्बलिंग एंड बैटिंग। यहाँ पे कसिनोज़ हैं या बाकी जितने भी गैम्बलिंग के ऑपरेशंस होते हैं वहाँ एफडीआई नहीं हो सकती है। लॉटरी बिजनेस में ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन एफडीआई नहीं हो सकती है। चिट फंड्स, ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स जो हैं, जो भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं, उनमें बिल्कुल भी एफडीआई नहीं है। फिर आता है टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिगार हैं, सिगरेट हैं, टोबैको सब्स्टिट्यूट हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी एफडीआई नहीं है। रियल इस्टेट का बिजनेस है, फार्म हाउस बनाने हैं, रियल इस्टेट ट्रेडिंग है, यहाँ पर भी एफडीआई नहीं है। फिर आता है एटॉमिक एनर्जी। ये जो सेक्टर्स हैं ये बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है। रेलवे ऑपरेशंस, जो कोर रेलवे ऑपरेशंस है, पहले हमने देखा था रेलवे में 100% एफडीआई, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। जो कोर रेलवे के ऑपरेशंस हैं वहाँ एफडीआई नहीं है। फिर आता है टीडीआर ट्रेडिंग, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इसमें भी एफडीआई नहीं है। एफडीआई आउटफ्लो की बात करें भारत में तो सबसे पहले एफडीआई आउटफ्लो होता क्या है? इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इंडियन कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज एज दे एक्सपैंड देयर ग्लोबल फुटप्रिंट। भारत की कंपनीज अगर किसी दूसरे देश की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, एफडीआई आउटफ्लो, पैसा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, आउटफ्लो, बाहर फ्लो कर रही है, देश के बाहर फ्लो कर रही है, आउटफ्लो। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आते हैं। लोन, तो जो ओवरसीज सब्सिडरीज हैं वहाँ पे लेंडिंग दे दी, मतलब लोन दे दिया। फॉरेन एंटिटीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी, इक्विटी और गारंटीज, यानी फाइनेंशियल बैकिंग दे दी फॉरेन ऑपरेशंस के लिए। क्यूमुलेटिव एफडीआई आउटफ्लो की हम बात करें तो अक्टूबर 2024 में $3.24 बिलियन पैसा जो है वो हमारा एफडीआई आउटफ्लो में गया है भारत का। अक्टूबर 2023 में ये नंबर $2.55 बिलियन था। तो ये पैसा हमारा ऐसा नहीं है कि देश में आ ही रहा है, एफडीआई के माध्यम से देश में जा भी रहा है। अब यहाँ पे बात करें अगर कि भारत का पैसा जो एफडीआई आउटफ्लो है, यानी भारत की कंपनी जो किसी दूसरे देश की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ होता है? सिंगापुर में। अब सिंगापुर में क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी फेवरेबल है और एशिया पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो टॉप डेस्टिनेशन जो है एफडीआई आउटफ्लो की भारत से, वो सिंगापुर है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात को देखते हैं, एफडीआई और एफपीआई फ़र्क क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। एफडीआई लॉन्ग टर्म होती है, हैंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस में ऑपरेशनल कंट्रोल मिलता है। एफपीआई पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे कि स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है एफडीआई में। एफपीआई जो है वो ओपन शॉर्ट टू मीडियम टर्म होती है और इसका एम सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न ही होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है या ऑपरेशंस हैं उसमें आपकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की बात है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, शेयर्स ऊपर जाएंगे, पैसा बनेगा। कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, शेयर नीचे जाएंगे, पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिटर्न तक की फोकस है, इससे ज़्यादा कंपनी के ऑपरेशन मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आता है रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। एफडीआई में हाई रिस्क होते हैं लेकिन सब्सटेंशियल होती है ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। एफबीआई जनरली लो रिस्क होता है और ज़्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है और शॉर्ट टर्म गेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब एफडीआई का क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले आता है मार्केट डोमिनेशन। अब जो बड़े बड़े फॉरेन फर्म्स होती हैं वो लोकल मार्केट्स को डोमिनेट कर सकती हैं पैसा इन्वेस्ट करके, तो इसकी वजह से जो आपके एमएसएमईज़ हैं, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, उनको वो बाहर निकाल सकती है और जो कंपटीशन और इनोवेशन है उसे वो काफ़ी हद तक स्टिफल कर सकती है। स्टिफल करने का मतलब होता है ऐसा माहौल या स्थिति
जो दम घोटने वाली, बहुत दबाव वाली या बहुत गर्म या असहज हो। तो यहाँ पे कंपटीशन और इनोवेशन का ये दम घोट देती है। फिर आता है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मतलब एक देश से दूसरे देश में प्रॉफिट लेके जाना है। तो प्रॉफिट जो जनरेट होता है एफडीआई से, वहाँ पे इन्वेस्टर की जो होम कंपनी है वहाँ पे रिपैट्रिएट हो जाता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट, तो यहाँ पे जो होस्ट नेशन है, जिस देश की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे हैं, उस देश को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते हैं। और फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, लेबर हैं, या फिर मार्केट फॉर प्रॉफिट है। तो इससे जो होस्ट कंट्री होती है उसमें काफ़ी मिनिमल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा और क्रिटिसिज्म आते हैं, जैसे कि आपके पास रीजनल इम्बैलेंस। एफडीआई जो है वो हमेशा ऐसे देशों को या स्टेट्स को चूज करती है जहाँ पे ऑलरेडी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो जो बेचारे गरीब देश हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, उनका क्या? तो रीजनल इम्बैलेंस यहाँ बन जाता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात जैसी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है क्योंकि एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जिन स्टेट्स में नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है। तो रीजनल इम्बैलेंस हो गया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कुछ एफडीआई प्रोजेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन भी हो सकती है। कल्चर इन्फ्लुएंस की बात करें तो लार्ज स्केल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है इससे लोकल कल्चर के इरोजन भी हो जाता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी के लिए पुश करती हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या क्या हैं, एफडीआई को बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले आपके पास आता है अपॉर्चुनिटीज़। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कैपिटल इन्फ्यूजन होती है, पैसा वहाँ पे आता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है, जॉब क्रिएशन होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, इनोवेशन होती है, इंटीग्रेशन होती है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। अब होती है ये सब चीज़ें या फिर होनी चाहिए, या फिर यूँ कहो कि अगर एफडीआई होती है तो ये सब चीज़ें होंगी। तो एफडीआई की बात जब आती है तो ये सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होगी, लोकल बिजनेसेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, एनवायरनमेंट के कंसर्न काफ़ी हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, और डिस्पैरिटीज़ भी यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। तो सक्सेसफुल एफडीआई कैसे होगी? बैलेंस पॉलिसीज़ के साथ, ताकि जो बेनिफिट हैं उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और जो पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसे मिटिगेट किया जा सके प्रॉपर रेगुलेशन और ओवरसाइट के साथ। की टेक अवेज क्या हैं? एफडीआई फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश में, जहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट होती है, और ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मेथड्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? मार्केट साइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी की सारी चीज़ें एफडीआई के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इंडिया का एफडीआई लैंडस्केप क्या है? स्ट्रक्चर्ड एफडीआई फ्रेमवर्क है हमारे भारत में, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूल्स के माध्यम से। सेक्टर स्पेसिफिक लिमिट्स भी हैं, और यहाँ पे 2014 से 24 के बीच में 667.4 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। बैलेंस्ड अप्रोच की बात करें तो एफडीआई जो है वो कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जॉब्स लेकर आता है, लेकिन मैनेजमेंट केयरफुली करना चाहिए, ताकि जो कंसर्न्स हैं किस किस चीज़ के, मार्केट डोमिनेशन के, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के, रीजनल इम्बैलेंस के, इन सारे कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सके। ये इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। होलिस्टिकली हमने एफडीआई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।